भूली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाजें, तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहां सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहां एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी के महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहां आज तक कभी कोई भी गार्ड रात में टिक नहीं पाया है। रोज शाम होते ही वहां पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहां अंधेरा होने के बाद जाना मना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल्स लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल्स पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी, पर एक संडे शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा, तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीनों में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में दिखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहां कहीं नहीं था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था कि वो दिल्ली के भूली भटियारी महल में था, जिसे लोग भूत महल भी कहते थे। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, अर्पित, शिखर। उसने कई बार दोनों को आवाजें लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां एक कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकले जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के और अंदर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोरों से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था। कार्तिक ने जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने एक छत सी दिखी और उस छत पर एक औरत। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर
कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह ही सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों को ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर दिखा था, तो वो उसे देखने चला गया और जब वो वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे, पर दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी हुई दिखी। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और हां, आपको क्या लगता है, क्या आप भूली भटियारी के महल में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी OneWin के क्रेजी लकी ड्राइव गिवअवेज के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों ने लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज बेंज, टेस्ला साइबर ट्रक और ढेर सारी लग्जरियस कार्स जीती हैं। अब OneWin लैम्बोर्गिनी उरू का गिव अवे कर रहे हैं और आप उसके हैप्पी ओनर बन सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर सारे विनर्स मेंशन्ड हैं कि किसने क्या जीता है। आप भी इनमें से एक बन सकते हो। सिर्फ आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। उसके बाद फ्री सेक्शन पर जाना होगा। आप वहाँ पर टिकट्स ले सकते हो, जिससे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जितनी ज्यादा टिकट्स होंगी, आपके लैम्बोर्गिनी उरू जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अकाउंट में फंड्स डालने के लिए आप गूगल पे या पेटीएम यूज कर सकते हो। और जब तक आप लकी ड्राइव गिव अवे के रिजल्ट्स का वेट करोगे, तब तक आप लकी जेट भी खेल सकते हो। तो जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट करो और खेलो। हर रोज टिकट्स लेना मत भूलना। लिंक इन द पिन कमेंट। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 500% का बोनस। एक पॉपुलर फैशन इंस्टीट्यूट के फेस्ट की कल्चरल नाइट चल रही थी। कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रॉप पिकअप करने के लिए वहां ऑटो वालों का जाम लगा हुआ था। उन्हीं में से एक ऑटो रिक्शा ऋषि का भी था। किसी नॉर्मल दिन पर अपनी ऑटो लेकर वो रात 10 बजे तक घर लौट जाता था, लेकिन उस दिन उसे लौटे हुए रात के 1 बज चुके थे। ऋषि अपनी ऑटो लेकर उस कॉलेज से निकला तो रोड के ठीक सामने उसे एक बड़ा सा जंगल दिखा। उस जंगल का नाम था संजय वन और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ट्रैफिक से बचने के लिए ऋषि ने एक लेफ्ट कट लिया। उसने अनुमान लगाया कि वो लेफ्ट कट जरूर मेन रोड की तरफ ही जाता होगा। उस घने और डरावने जंगल के ठीक बगल में ऑटो चलाते हुए ऋषि को थोड़ा डर लग रहा था। अपना ध्यान जंगल से हटाने के लिए उसने अपने ऑटो में रेडियो ऑन कर दिया। पहले तो रेडियो ठीक से चला, लेकिन कुछ ही पलों में उस रेडियो में अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी। फिर एकदम से किसी औरत के कुछ बोलने की आवाज आई तो ऋषि ने घबराकर वो रेडियो
ऑफ ही कर दिया। घबराए हुए ऋषि की नजर बार बार उस घने और भयानक जंगल की तरफ जा रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के पेड़ जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक से ऋषि को जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो चमकती रोशनी बार बार उसे दिख रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना ऑटो सीधा सीधा चलाए जा रहा था। तभी उसकी ऑटो के सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला पता नहीं कहां से आ गया और उसने ऋषि को ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया। लेकिन ऋषि की ऑटो की स्पीड बहुत तेज थी और वो टाइम पर ऑटो नहीं रोक पाया। ऋषि का ऑटो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के अंदर से आर पार हो गया। ऋषि ने ब्रेक मारकर जब फाइनली ऑटो रुकी तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो गया है। किसी तरह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऋषि ने ऑटो से उतरकर रोड पर ध्यान से देखा, पर फिर भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहां से जल्दी निकलना चाहता था। वो अपने ऑटो में वापस बैठा और उसे स्टार्ट करते हुए उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस ऑटो की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। ऋषि उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, पर उस पुलिस वाले ने अचानक ही उसका गला पकड़ लिया। अंधेरे में उस पुलिस वाले का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऋषि को दिखा कि उस ट्रैफिक पुलिस वाले का गला आधा कटा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं। ऋषि डरकर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी बीच ऋषि को जंगल के अंदर फिर वही लाल लाइट दिखने लगी। संजय वन के ठीक सामने की दीवार बीच से टूटी हुई थी। अपना गला किसी तरह छुड़ाकर वो उसी दीवार के बीच से जंगल के अंदर घुस गया। बिना कुछ सोचे समझे वो बस भागता रहा। कुछ देर बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। चारों तरफ बस घने पेड़ होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी ऋषि को दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी रेडियो की डिस्टरबेंस की तरह थी। ऋषि उसी आवाज की तरफ और आगे बढ़ा तो उसे अब उस डिस्टरबेंस के बीच में एक औरत की आवाज भी आ रही थी। ऋषि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल उसके ऑटो के रेडियो जैसी ही थी। ऋषि उस आवाज के और नजदीक गया तो उसे वो लाल रोशनी दिखी। वो रोशनी एक औरत की आंख से आ रही थी। एक औरत जो अपने हाथों में एक पुराना सा रेडियो लिए पेड़ के ऊपर बैठी रो रही थी। ऋषि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है, लेकिन तभी उसका पैर जंगल की एक सूखी टहनी पर पड़ गया और टहनी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही उस औरत की नजरें सीधा ऋषि पर पड़ी और उसका चेहरा देखकर ऋषि की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थीं। वो चीखती हुई सीधा उस पेड़ से नीचे कूद आई। ऋषि ये देखते ही वहां से उल्टे कदम भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे जानवर की तरह भाग रही थी। भागते भागते ऋषि को बाहर एक बिल्डिंग दिखाई दी। वो उसी की तरफ बस भागता रहा। करीबन 1.5-2 किलोमीटर भागने के बाद वो उस बिल्डिंग के नजदीक आ गया। वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। हाफता हुआ ऋषि जब वहां पहुंचा तो वो ढंग से अपने साथ हुआ हादसा बता भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके ऋषि ने उन पुलिस वालों को अपने साथ हुआ हादसा बताया।
लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो पुलिस वाले इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऋषि से कहा कि वो खुशकिस्मत है जो जिंदा बच गया। उनमें से एक बूढ़े पुलिस वाले ने उसे बताया कि करीबन 10 साल पहले बाइक पर एक लड़का और एक लड़की एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीजी करके बहुत तेज स्पीड में उसी रोड पर जा रहे थे। उनके पीछे वही पुलिस ऑफिसर पड़ गया। पीछा करते करते वो लोग संजय वन के पास पहुंच गए और जब उस लड़के ने बाइक रोकी तो पुलिस वाले ने उसे कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया। उस लड़के ने शायद पी रखी थी और इसीलिए अपना होश गवाकर उसने पुलिस वाले की गर्दन पर अपनी बाइक की चाबी गड़ा दी। उस पुलिस वाले की गर्दन पर एक गहरा कट लग गया और उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला अधमरा सा हो गया। पुलिस वाले को ऐसी हालत में देख वो लड़का सिटपिटा गया और उस लड़की को छोड़कर वहां से अपनी बाइक पर भाग गया। उस लड़की के हाथ में सिर्फ उसका एक पुराना रेडियो था। उस रात उस लड़की का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर आज भी कहते हैं कि उस पुलिस वाले और लड़की की आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती है। ये सब सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शुक्र मनाया कि वो बाल बाल बच गया और उसने तय किया कि वो अब कभी भी संजय वन के आसपास भी नहीं भटकेगा। हॉन्टेड ऑफिस, कड़कड़ढूमा कोर्ट। निखिल एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर था। अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था और अपने फ्लॉलेस रिकॉर्ड पर उसे बहुत नाज भी था। अभी हाल ही में उसने कड़कड़ढूमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था और वहां पर भी उसने अपने लिए एक अच्छा नाम कमा लिया था। कड़कड़ढूमा कोर्ट का ऑफिस पूरे दिन लॉयर्स और क्लाइंट्स की हलचल से भरा रहता था। वहां हर कोई बस अपने काम में मग्न होता था, पर एक दिन किसी केस में बहुत बिजी होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कुछ काम करना भूल गया। वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो रात में ऑफिस में रुककर बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। शाम को जब पीएन ऑफिस को लॉक करने आया तो उसने निखिल को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा देखा। वो तेजी से निखिल के पास गया और उससे कहने लगा, अरे साहब, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कल सुबह कर लीजिएगा काम। निखिल काम में बहुत बिजी था, इसलिए उसने पीएन की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो पीएन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा, पर इस बार उसने कुछ बहुत ही अजीब सा कहा। साहब, ये कोई मामूली जगह नहीं है, रात को यहां कोई भी नहीं रुकता। निखिल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर पीएन को डांट लगा दी और वहां से उसे भगा दिया। पीएन डर कर वहां से चला गया और निखिल अपने काम पर वापस लग गया। निखिल के काम करते करते उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन खुद से ऑन हो गई। निखिल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ऑफ कर दिया और फिर से काम पर लग गया। पर कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर खुद से पीछे हुई और फिर वापस अंदर आई, मानो जैसे कोई चेयर को पीछे खींचकर उस पर बैठा हो। और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। निखिल कुछ समझ पाता कि इतने में ही उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स खुद दबने लगे, मानो कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो। निखिल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेयर को धक्का मारा और कीबोर्ड की आवाज आनी बंद हो गई। तभी निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा, पर वहां कोई था नहीं। निखिल वापस घूमा तो उसके सामने रखी चेयर
धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा उसे रोल करके निखिल के पास ला रहा हो। निखिल के पैर वहीं जम से गए थे। वो चेयर रोल होती हुई निखिल के पैरों के पास आकर रुक गई। निखिल के पसीने छूटने लगे। वो अब वहां से भागना चाहता था। हिम्मत करके उसने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे रखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी टांग को किसी ने पकड़ लिया है। निखिल जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। अब पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करने लगी थीं और सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स खुद से ऑन ऑफ होने लगे। निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ऑफिस के बाहर भागने लगा कि तभी उसके सामने ऑफिस की चेयर्स, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस ऑफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो। यह सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसू छूट गए थे। उसे यह सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं कि तभी उसे बंद आंखों में एक सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल की बंद आंखों में भी वो उसे चुभ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली तो उस चमकती रोशनी में उसे एक सफेद रंग की औरत दिखाई दी। वो चलती हुई जहां जहां गुजर रही थी, ऑफिस का तूफान शांत होता जा रहा था। धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके वश में हो गया। निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो रोशनी से बनी औरत की परछाई निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा, पर उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। निखिल को होश आया तो उसे दिखा कि उसके सामने खड़ी औरत असलियत में एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी थीं और उसकी आंखें हरे रंग की थीं। निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बेहद करीब है, पर तभी उसे पीछे से किसी ने खींचा और ऑफिस से बाहर ले गया। निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही पियन था जिसको निखिल ने वहां से भगा दिया था। निखिल की हालत और उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो पियन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की चिंता में वो आधे रास्ते से वापस ऑफिस आ गया था। ऑफिस के नीचे पहुंचते ही उसे निखिल के चीखने की आवाजें आईं और वो दौड़कर ऊपर आ गया। उस बूढ़े पियन ने निखिल को बताया कि कड़कड़ढूमा कोर्ट का ऑफिस एक भूतिया जगह है। वहां एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात में बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए कोर्ट के पास चाकू से मार दिया था। तब से उस औरत की आत्मा भी वहीं भटकती है। उस कोर्ट में सूरज ढलने के बाद कभी कोई भी नहीं रुकता, इसलिए वो निखिल को भी वहां रुकने से मना कर रहा था। ये सब सुनकर निखिल की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से निखिल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसके चेहरे का घाव तो भर गया, पर उस रात जो घाव उसके दिल और दिमाग पर आए वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कड़कड़ढूमा कोर्ट के ऑफिस के बारे में काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हॉन्टेड है। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही एक न्यूज प्लेटफॉर्म अमर उजाला ने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की थी। है ना ये क्लिप दिल दहला देने वाली? क्या आप ऐसे ऑफिस में काम कर सकते हैं?